दोस्तों, ये कोई सामान्य कानूनी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के उस बड़े प्रशासनिक चक्रव्यूह का नतीजा था जिसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने जैसे ही लातूर में उस स्कूल के अंदर कदम रखा, वो नहीं जानते थे कि उनके उस एक कदम से पूरे देश की सियासत हिल जाएगी। स्कूल प्रशासन की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर उस बड़ी कार्रवाई का सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि असली लक्ष्य तो दीपके की बढ़ती लोकप्रियता और उनके उन तेजतर्रार भाषणों को रोकना था जो सीधे सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर रहे थे। जिस दिन यह केस दर्ज हुआ, ठीक उसी शाम को जब जयपुर में रांका और उनकी टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, तो यह साफ हो गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से नियोजित रणनीति है जिसका मकसद सीजेपी को हर संभव कानूनी और सामाजिक तरीके से घेरना है। क्योंकि जब एक ही दिन महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे दो बड़े राज्यों में एक साथ आग भड़क जाए, तो समझना चाहिए कि यह सिर्फ स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की उस बड़ी सोच का हिस्सा है जिसके तहत हर उस आवाज को कुचलने की तैयारी है जो सीधे चुनावी मुद्दों पर सवाल उठाती है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट तब आया जब अभिजीत दीपके ने महसूस किया कि अब उनके खिलाफ वही कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ इस्तेमाल की जा चुकी है। दरअसल जिस तरह शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने राउंड ऑफ वेस्ट मामले में कार्रवाई की, ठीक उसी तर्ज पर दीपके को भी महसूस हुआ कि अब उनकी बारी है। यही वो पल था जब दीपके ने फौरन विदेश जाने का प्लान बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही लातूर पुलिस पूछताछ के लिए समन भेजेगी, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन यहां असली गेम चेंजर वो अलर्ट था जो गृह मंत्रालय ने पहले ही हर एयरपोर्ट पर जारी कर दिया था, मानो उन्हें पहले से पता था कि दीपके इस केस के तुरंत बाद देश छोड़ने की कोशिश करेंगे। सोचिए, जब एक स्कूल में घुसने के छोटे से मामले पर केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय इतना एक्टिव हो जाए कि वो सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर लुकआउट नोटिस जारी कर दे, तो क्या यह सिर्फ एक साधारण कानूनी प्रक्रिया है या फिर किसी बड़े खेल की शुरुआत? जब दीपके एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर के पास पहुंचे और उन्होंने अपना पासपोर्ट स्कैन कराया, तो वहां मौजूद अधिकारियों के सिस्टम पर लाल बत्ती जल उठी और जैसे ही उनका पासपोर्ट जब्त हुआ, वो एक बड़े सियासी झटके की तरह था जिसने पूरी सीजेपी टीम को हिलाकर रख दिया। एयरपोर्ट पर हंगामा और अफरा तफरी के बीच जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें दीपके का चेहरा निराशा के साथ साथ गुस्से से भरा था, क्योंकि वे अच्छी तरह समझ गए थे कि उनके खिलाफ एक ऐसी कानूनी जंग छेड़ दी गई है जिससे निकलना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा था। पुलिस उन्हें सीधे थाने ले गई, जहां औपचारिक कार्रवाई की गई। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये कि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को एक स्थानीय विवाद से बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जांच का मामला बना दिया। अब जांच एजेंसियां दीपके के विदेशी संपर्कों, उनके फंडिंग पैटर्न और उनके उन सभी अंतर्राष्ट्रीय सफरों की पड़ताल कर रही हैं जो उन्होंने पिछले कुछ महीनों में किए थे। क्या यह सब सिर्फ एक स्कूल विवाद था या फिर कोई बड़ी विदेशी साजिश थी जिसका पर्दाफाश हो गया है? फिलहाल जिस तरह से अमित शाह के गृह मंत्रालय ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, उससे साफ पता चलता है कि सरकार अब किसी भी नागरिक समाज संगठन को चुनौती देने की इजाजत नहीं देने वाली, खासकर जब वो सीधे सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हों। दीपके ने आने वाले चुनावों में विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकते थे, खासकर किसानों और युवाओं के बीच उनकी पैठ को देखते हुए। यही वजह थी कि सरकार ने उन्हें समय रहते ही रोकने का फैसला किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में उठता है वो ये कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ दीपके तक सीमित रहेगी या फिर सीजेपी के दूसरे सदस्य भी जल्द ही कानूनी घेरे में आएंगे, क्योंकि जयपुर में जिस तरह रांका के खिलाफ भीड़ जुटाई गई वो भी किसी संगठित साजिश से कम नहीं लगती। दरअसल पूरे मामले की एक और परत यह भी है कि जब दीपके को हिरासत में लिया गया तो उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया और उनके विदेशी सहयोगियों ने भी अमेरिका और ब्रिटेन में इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिससे मामला और गर्मा गया। विपक्षी दलों ने भी इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन गृह मंत्रालय ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ कहा कि कानून सबके लिए समान है और कोई भी इससे ऊपर नहीं है। यहां एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि जिस स्कूल के मामले में दीपके के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उस स्कूल के प्रबंधन के भी कुछ पुराने राजनीतिक कनेक्शन हैं जो सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता के करीबी माने जाते हैं। यानी ये केवल एक स्कूल प्रशासन बनाम संगठन की लड़ाई नहीं थी,
बल्कि इसमें सीधे तौर पर राजनीतिक एजेंडा शामिल था, जिसका उद्देश्य दीपके को वहां बदनाम करना और फिर कानूनी रास्ते से उनकी राह रोकना था। स्कूल प्रशासन का आरोप था कि दीपके बिना अनुमति के परिसर में घुसे और पढ़ाई में रुकावट डाली, लेकिन जब आप उनके द्वारा बनाई गई वीडियो देखते हैं तो वो तो बस स्कूल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे थे, जो किसी भी नागरिक का अधिकार है। फिर सवाल उठता है कि आखिर इतनी छोटी बात पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों, जबकि सरकार के पास इससे बड़े और गंभीर मामलों को निपटाने का काम है। यहां तक कि कई वकीलों और कानून विशेषज्ञों ने भी इस मामले को नियमों की आड़ में राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में सीधे एफआईआर और लुकआउट नोटिस जैसी कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी तरफ जब यह खबर सामने आई कि दीपके का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उन्हें विदेश जाने से रोक दिया गया, तो उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में गुस्से की लहर दौड़ गई। उनका कहना था कि अगर दीपके सच में कुछ गलत कर रहे होते तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता, लेकिन उन्हें तो बिना किसी आरोप के सिर्फ पूछताछ के लिए रोका गया और फिर उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, जो पूरी तरह से अनुचित है। वहीं विदेशी मीडिया में भी यह खबर काफी चर्चा बटोर रही है। खासकर अमेरिका के कुछ बड़े अखबारों ने इसे भारत में नागरिक अधिकारों पर बढ़ते प्रतिबंधों का उदाहरण बताया है, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो इस मामले को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि अगर वो दीपके को रिहा कर देती है तो उसकी सख्ती पर सवाल उठेंगे, और अगर वो सख्त रही तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे लोकतंत्र के खिलाफ माना जाएगा। यही वो दुविधा है जिसने अमित शाह के गृह मंत्रालय को भी कुछ हद तक बैकफुट पर ला खड़ा किया है, क्योंकि अब केवल कानूनी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और डिप्लोमेटिक दबाव भी बनता जा रहा है। लेकिन इस पूरे सियासी उठापटक के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है, और वो है बंगाल की खाड़ी में आया वो दर्दनाक समुद्री हादसा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया है। जहां एक तरफ राजनीति और कानून के चक्कर चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक वाणिज्यिक मालवाहक जहाज का गहरे पानी में डूब जाना एक ऐसा मानवीय संकट है जिसने हर राजनीतिक मुद्दे को पीछे छोड़ दिया है। इस जहाज पर करीब 25 लोग सवार थे, जिनमें से अधिकतर मछुआरे और स्थानीय व्यापारी थे जो अपने परिवारों की रोजी रोटी के लिए समुद्र पर निकले थे। खराब मौसम और तेज लहरों ने जब इस जहाज को अपनी चपेट में लिया तो यह पल भर में पानी में समा गया, और तटरक्षक बल के साथ साथ नौसेना ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन अब तक किसी भी लापता व्यक्ति का कोई पता नहीं चल पाया है। परिवारों का रो कर बुरा हाल है, और पूरा देश इन 25 जानों की सलामती के लिए दुआ कर रहा है, क्योंकि यह हादसा एक बार फिर से समुद्री यात्रा की खतरनाकी और वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। इस हादसे की जितनी जांच हो रही है उतनी ही अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि स्थानीय मछुआरों का आरोप है कि बड़े जहाजों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, जबकि छोटे मालवाहक जहाजों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस हादसे ने एक बार फिर भारत की तटीय सुरक्षा और मौसम चेतावनी प्रणाली में बड़ी खामियों को उजागर किया है, क्योंकि अगर सही समय पर अलर्ट जारी कर दिया जाता तो शायद ये जहाज रुक सकता था।